और आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में सबसे पहले मैं आज शुरू कर रहा हूं आप लोगों के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक यूनिवर्स। यूनिवर्स को समझाने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं आपके पास। दो अलग अलग फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने दो अलग अलग बातें कही। देखिए, एक ना यूरोपियन हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड आया था जिसका नाम था रेनेसां। सुना है कभी रेनेसां? जिसको हिंदी में कहते हैं पुनर्जागरण। यूरोपियन हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड आता है पुनर्जागरण का, रेनेसां का। क्या होता है रेनेसां? रेनेसां का मतलब था जब आप लोगों ने लॉजिकल चीजें पूछनी शुरू कर दी थी। हाँ, लॉजिकल चीजें मतलब जब आपने अपना रीजनिंग, लॉजिकल माइंड, तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया था। टीचर ने कुछ पढ़ाया और आपने पूछना शुरू कर दिया था कि ऐसा क्यों है। इसको आप लोग रेनेसां कहते हैं। जैसे पहले यूरोपियन चर्चेज आप लोगों को यह पढ़ाया करती थी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है वो इस अर्थ के सेंटर में है एंड वी आर सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स, देयर इज नो लैंड लाइक टू द फार साइड ऑफ इट। सब जगह पानी ही पानी है और केवल एक धरती आप ही है इस पूरे ग्लोब के ऊपर जहां पर लोग रहते हैं। तो ये चैलेंज कब होना शुरू हुआ? 1498। उससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस, पहले कोलंबस ने ढूंढा अमेरिका, फिर वास्को डिगामा ढूंढते हुए आते हैं भारत। तो ये सब डिस्कवर नहीं हो रहा है, ये आप लोग सी रूट डिस्कवर कर रहे हैं। इंडिया के बारे में तो पहले से ही जानते थे लोग, बट ये नहीं पता था कि पानी के रास्ते भी इंडिया पहुंचा जा सकता है। बट अमेरिका की खोज एक बड़ी खोज थी, क्योंकि अमेरिका की तो कोई भी कनेक्टिविटी यूरोपियन लैंड्स के साथ थी ही नहीं। और ऐसे में क्रिस्टोफर कोलंबस पहली बार ढूंढते हैं। यहां तक समझ में आता है जी। उसके बाद आगे की बात करें तो धीरे धीरे चर्च के जो आइडियल्स थे, सो कॉल्ड आइडियल्स, उसको लोग चैलेंज करने लग गए थे। जैसे चर्च ने क्या बोला कि यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ है और सन हमारे चक्कर काट रहा है। अब सिंपल सी बात है कि आप लोग क्यों ही मानेंगे ये लॉजिक। तो सभी चर्च ने ये बोला कि यार कहां से निकलता है सूरज? आपने बोला सर मैंने देखा है, पूरा दिन बिल्ला बैठा रहा था, मैंने यही देखा है कि सूरज निकल रहा है सर ईस्ट से, और मैंने उसको वेस्ट में जाता हुआ भी देखा। कोई काम धंधा था ही नहीं, हमने सोचा यही कर लेते हैं। और जब मैं अगली सुबह उठा मैंने फिर देखा, अगली सुबह मेरा बेड वहीं पर था मगर सूरज बाबा ईस्ट से निकल रहे थे कल। मतलब सिंपल सी बात है। तो चर्च ने बोला इससे क्या प्रूव होता है? तुमने बोला इससे प्रूव ये हो रहा है सर अपन तो देखो यहीं पे स्टैटिक पोजीशन पर है, हमारे चारों तरफ जो घूम रहा है वो सन है। और चर्च ने भी यही बात लोगों को बोली। जबकि अगर फिजिक्स की बात सुनी जाए तो फिजिक्स ये बोलती है कि अगर ये कैमरा स्टैटिक है और मैं अगर आगे की तरफ चल रहा हूं तो मुझे ये स्टैटिक चीज पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगी। समझ रहे हो? अगर आप, या सिंपल सी बात है, मैं खड़ा हुआ हूं, अगर तुम चल रहे हो, तुम भले ही साउथ से नॉर्थ जा रहे हो बट तुम्हें मैं नॉर्थ से साउथ जाता हुआ दिखूंगा, पीछे की तरफ जाता हुआ दिखूंगा। ये तो बट नेचुरल है। तो अगर अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट, अर्थ घूम रही है ना, सन वहीं पर है, तो इसलिए सन आपको ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ दिखता है, घूम तुम रहे हो। यहां तक क्लियर हुआ? और ये पहली बार किसने बोला? ये बोला कॉपरनिकस ने। और देखो बेटा, रिलीजन के खिलाफ कुछ बोलने के लिए बहुत गट सही है। जैसे अब तुम बोल के देखो यूपी में, फिर तुम्हें मजा आएगा। अभी क्योंकि उसका कावड़ का सीजन भी है तो इस महीने में मौत बढ़िया है, अपना पकड़ पकड़ के मारेंगे तुम्हें। हिंदू रक्षा दल, आरएसएस पहले बहुत भरे पड़े हैं क्योंकि बद्रीनाथ की सीट भी हार गई बीजेपी। तो ऐसे में आपकी शहादत से घर वापसी होगी। तो सिंपल सी बात यहां पर वही है कि कॉपरनिकस ने बोला कि नहीं सर चर्च आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपन ने खुद देखा है और केवल हम ही नहीं सर, हमारे जैसे और भी प्लैनेट्स हैं। तो चर्च ने कॉपरनिकस को भाई बहुत बड़ा वो करा था डिस्कवरी, और इसका इनाम दिया था इनको, डेथ सेंटेंस, कि पकड़ के मारो इसे, रिलीजन के खिलाफ बोल रहे हैं। बट कहा जाता है ना कि साइंटिफिक डिस्कवरीज को मारा नहीं जा सकता। कॉपरनिकस के बाद गैलीलियो गैलीली आए, उन्होंने भी ये बोला कि सर हाँ सही कह रहे थे कॉपरनिकस, गैलीलियो गैलीली को भी डेथ सेंटेंस मिला। बट धीरे धीरे सारी चीजें सबको समझ में आने लग गई, और इसी को कहते हैं रेनेसां, कि जब चर्च की सो कॉल्ड हेजिमनी आप लोगों ने चैलेंज करी और साइंटिफिक डिस्कवरीज कर कर आप लोगों ने चीजों को स्वीकारा, ना कि जो आपको बता दिया जाता था आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते थे। ऐसा नहीं होना लगा। अब लोगों ने खुद टेस्ट किया और उसके बाद उसको डिस्कवरी या उसको सच माना। इसी पूरे टाइम पीरियड को आप लोग कहते हैं रेनेसां। बट गजब चीज आपको बताऊं, रेनेसां यूरोपियन हिस्ट्री में आ रहा है 15th सेंचुरी में, लाइक 14th सेंचुरी टू बी वेरी ऑनेस्ट। 14th सेंचुरी
अगर मैं इसको इंडिया के साथ कंपेयर करूं ना, तो इस समय इंडिया में तुगलक डायनेस्टी चल रही है। तुगलक डायनेस्टी, मोहम्मद बिन तुगलक इस समय इंडिया में रूल कर रहे हैं, जिस समय यूरोपियन सोसाइटी में रेनेसा जैसी कोई चीज आ रही है। समझ रहे हो? इंडियन रेनेसा तो गुप्ता पीरियड में ही आ गया था। लाइक हम लोगों ने तो कभी ऐसी, मतलब ऐसी बकलोली कभी करी नहीं हम लोगों ने। आर्यभट्ट ने बुक लिखी है सूर्य सिद्धांत, और आप लोगों ने मेरे साथ अच्छे से लिखा है इस बुक में कि आर्यभट्ट ने पोर्ट्रे किया है इस बुक में कि अर्थ एंड ऑल द प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड सन। तो हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं ये बात। और आर्यभट्ट आ रहे हैं रेनेसा के पीरियड से तकरीबन 1000 साल पहले। तो 1000 साल पहले तो ये बात इंडिया सबको बता चुका है। सूर्य सिद्धांत एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है यहां पर। तो अगर देखें तो भाई साहब, साइंटिफिक डिस्कवरी में हम इनसे बहुत आगे हैं। बट कहते हैं ना कि वो 200 साल की गुलामी अपन को 2000 साल महंगी पड़ी। वो वाला काम हुआ हम लोगों के साथ। जो इतना हम लोगों का क्या कहते हैं, वो अपना उसका प्राउडफुल जो हिस्ट्री थी हम लोगों की, जो ग्लोरियस इतिहास था हमारा, वो सब हम लोगों ने इस 200 साल की गुलामी में ऑलमोस्ट दबाई दिया। तो यही बार बार आप लोगों से बोला जाता है कि तुम शेर थे बस दहाड़ना भूल गए हो। तो ये सारी चीजें आज आप यूनिवर्स में मेरे साथ समझोगे। सबसे पहला टॉपिक यूनिवर्स में यही आता है कि आखिरकार ये दुनिया बनी कैसे, और सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में पढ़ना शुरू किसने किया था। ठीक है जी। तो जिस इंसान ने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था उसका नाम है क्लॉडियस टॉलमी। रोमन स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के हैं, लिखवाऊंगा, पहले सुन लो। क्लॉडियस टॉलमी भैया ने एक थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी को कहा जाता है हीलियोसेंट्रिक अप्रोच। हीलियोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब यह है कि जो धरती है, सॉरी, ही प्रोपाउंडेड अर्थ सेंट्रिक अप्रोच। अर्थ सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्लॉडियस टॉलमी ने वही बोला जो चर्च बोलती थी। बट अच्छी बात क्या है कि क्लॉडियस टॉलमी ने एटलीस्ट यूनिवर्स का एक सिस्टमैटिक स्टडी शुरू कर दिया था, जो इससे पहले चीजें केवल हवा में ही चल रही थी। क्लास चल रही है ना ये? फिर ठीक है, मुझे लगा वैसे ही सारे ने भुलवाई दिया मैं क्या पढ़ा रहा था। हाँ, क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी शुरू करी यूनिवर्स की। बट अच्छी बात यह है कि एक सिस्टमैटिक स्टडी शुरू हो गई है, भले इन्होंने जो बोला गलत बोला, क्योंकि इन्होंने बोला अर्थ सेंट्रिक अप्रोच में अर्थ यूनिवर्स का सेंटर है। बेटा, यूनिवर्स का सेंटर तो कोई जानता ही नहीं है ना। और जिस गैलेक्सी में हम बैठे हैं उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि कुछ कुछ स्पाइरल की तरह है। मतलब एक सेंटर में समझ लो कीड़ा है जिसके बहुत से बाल निकले हुए हैं, और इन बाल को आर्म्स कहते हैं। इसी किसी एक बाल के कोने पर सन है, और उस सन के चारों तरफ अपन घूम रहे हैं। और ऐसे कीड़े इस पूरी गैलेक्सी में बिलियंस की तादाद में है। सोच के चलो, हम लोग स्टार वॉर्स मूवी में इंटर गैलेक्सी वॉर दिखाते हैं। इंटर गैलेक्सी मतलब हमारी गैलेक्सी दूसरे वाली गैलेक्सी से भिड़ गई। मैं अब आपको रियलिटी चेक बता दूं, अगर आप लाइट की स्पीड से चलने वाला भी कोई एक स्पेसक्राफ्ट बना ले, जो कि अभी तक तो देखो इम्पॉसिबल है, बट जब तक इलॉन मस्क जिंदा है कुछ ना कुछ तो वो करेगा ही, खैर, क्योंकि एलियन आदमी है वो, धरती का है ही नहीं ना। ये तो आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेकर आता है। और आजकल इलॉन मस्क ये कुछ जो जापानीज स्पेस एजेंसी है जाक्सा, वो भी कुछ ऐसी पागल वाली बातें करनी शुरू कर दी इन्होंने ये बोला कि अपन लोग अर्थ और मून के बीच में ट्रेन चलाएंगे। तो हाँ, अब तो हमने मान लिया, हमने कहा हाँ चला ले, देख लेंगे। अभी कहते हैं ना कि भाई जब तक सोचोगे नहीं तब तक वो चीज कैसे डिस्कवर होकर आएगी। कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो वही सब चीजें, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी सोच के बैठ जाओ और वो इन्वेंट कर लोगे। फिलहाल अगर मैं ये मान के चलूं कि आप लाइट की स्पीड से चलने वाला यान भी बना लें, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 8 मिनट लगेंगे मात्र हमारी धरती से सूरज पहुंचने में, मात्र 8 मिनट। बट आपको 64,000 ईयर्स लग जाएंगे हमारी गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में। लाइट की स्पीड से भी 64,000 साल लग जाएंगे आपको हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर तक पहुंचने में, और ऐसी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं। तो फिलहाल अपनी गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी तक जाने की तो बात बहुत दूर की रही। अभी हम लोग अपनी गैलेक्सी भी छोड़िए, अपने सोलर सिस्टम को भी नहीं समझ पाए हैं। तो यहां पर अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। अगर ये लोग ये बोलते ना कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, तो मैं शायद एक बार के लिए इसकी थ्योरी को पार्शियली करेक्ट मान लेता। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक स्टार के चारों तरफ घूमने वाले प्लैनेट्स, ये एक पूरा परिवार होता है जिसको आप लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। इसमें कॉपरनिकस हो या इसमें क्लॉडियस टॉलेमी हो, दोनों ने अपनी अप्रोच में सेंटर ऑफ यूनिवर्स ही बोला है।
कहने के लिए कॉपरनिकस सही माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला सन इज द सेंटर, बट ही सेड सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, जो कि गलत है। भाई अगर देखा जाए तो पार्शियली तो गलत ही है ना। वो बात अलग है कि इसने ये बोल दिया कि बाकी सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ठीक है, बट कोई भी सेंटर ऑफ यूनिवर्स अभी तक तो डिटेक्ट कर ही नहीं पाया ना जी, क्या है। यहां तक समझ में आता है? आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद स्लाइड्स रन करना शुरू करूंगा। 2-3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो मैं पहले लिखवा दूं आप लोगों को, उसके बाद स्लाइड समझ में आएंगी। अच्छा, आप लोगों ने जो मॉडर्न हिस्ट्री के तो पूरे नोट्स मेरे साथ लिखे हैं, ठीक है। एंशिएंट के आपको मिल चुके हैं, मिडिवल के भी आप लोगों ने लिखे हैं मेरे साथ कुछ हद तक, बट मैंने पूरे नहीं लिखवाए हैं। मिडिवल के मैंने लिखवाए नहीं है शायद, बाकी मुझे पता नहीं लिखवाए मैंने। अच्छा लिखवाए तो थे मैंने, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो ऑलमोस्ट आपकी हिस्ट्री के सारे नोट्स आप लोगों के पास में हैं। उसके बाद जो यहां से बुक्स मिल रही है ना बेटा, उसको मान के चलना वो केवल आप लोगों की हेल्प के लिए है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा तो देखो होगा ही, बुक्स है क्योंकि, बट जितना आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है उसके हिसाब से मैंने काफी दे दिया आपको ऑलमोस्ट। जितना आपके पास हिस्ट्री का मटेरियल है, मेरे हिसाब से इसको भी ढंग से पढ़ लोगे तो इससे बाहर पेपर नहीं जा रहा आपका, ठीक है। एक बार देखे देखना, कुछ हो सकता है मैं बहुत ज्यादा तो क्या कहते हैं उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं जो शायद मैंने ना पढ़ाए और आ जाए, तो इसलिए मैं हमेशा से बोल रहा हूं आपको कि जितनी टेस्ट सीरीज दे सकते हो उतना बढ़िया, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिवर्स के बारे में लिखे मेरे साथ पहला पॉइंट, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ रोमन स्कूल, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ रोमन स्कूल क्लॉडियस टॉलमी, द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर ऑफ रोमन स्कूल क्लॉडियस टॉलमी, PTOLEMY, इसमें P साइलेंट हो गया। Claudius Ptolemy started the systematic study of universe. Claudius Ptolemy started the systematic study of universe. But he propounded the earth-centric approach. But he propounded the earth-centric approach. According to which earth was proposed to be the center of universe. According to which earth was proposed to be the center of universe, and all the other celestial bodies ये celestial bodies क्या होता है? celestial body का मतलब होता है सर अर्थ के बाहर स्पेस में आपको जो मिले वो सब celestial body है, ठीक है। and all the other celestial bodies like sun and planets, and all the other celestial bodies like sun and planets are revolving around us. And all the celestial bodies like sun and planets are revolving around us. Next point. Ptolemy's earth-centric approach. Ptolemy's earth-centric approach was challenged by Sir Nicholas Copernicus. इनका पूरा नाम है निकोलस, NICOLAUS Ptolemy's earth-centric approach was challenged by Sir Nicholas Copernicus, who propounded the heliocentric approach.
approach according to which the heliocentric approach according to which sun was proposed to be the center of universe, according to which sun was proposed to be the center of universe, तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों ही थ्योरी गलत है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ यूनिवर्स अभी भी इसके ऊपर डिस्कवरीज हो रही हैं। अगर ये सोलर सिस्टम लिखते यूनिवर्स की जगह पर तो शायद एक बार के लिए ये करेक्ट होता, बट अभी मैं कॉपरनिकस को भी पूरा करेक्ट नहीं मान रहा हूं, इनको पार्शियली करेक्ट माना जा सकता है। इसके बाद अपन लोग एज ऑफ यूनिवर्स लिख लेते हैं, लाइक कितना साल पुराना है हमारा यूनिवर्स, अप्रोक्सीमेट एज बता रहा हूं, 13.6 बिलियन ईयर्स, 13.6 बिलियन ईयर्स, 13.6 बिलियन ईयर्स। अब आ जाते हैं स्लाइड के ऊपर। क्या हो गया, ये बंद हो गया? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करते हैं यूनिवर्स की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिक स्टडी शुरू कर दी थी क्लॉडियस टॉलेमी ने, हालांकि उसने जो बोला वो गलत बोला, और उसके बाद आते हैं आपके पास निकोलस कॉपरनिकस जो बोलते हैं ऑलमोस्ट ठीक ठाक सा, बट क्योंकि ये दोनों ही यहां पर यूनिवर्स का सेंटर बता रहे हैं तो देखा जाए तो दोनों ही गलत है। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग देखेंगे ये हिकेटियस है। अगर हम लोग हिकेटियस की बात करें तो ही इज अ ग्रीक स्कॉलर एंड मिस्टर हिकेटियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। इसको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी क्यों कहा जाता है आपको वैसे बता दूं, इस आदमी ने कभी ज्योग्राफी टर्म यूज नहीं किया, इसने कभी ज्योग्राफी वर्ड का यूज नहीं किया, बट इसने ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहले बात करी। जैसे आप कहीं पर जाओ अगर घूमने के लिए आउट ऑफ इंडिया, तो वहां के क्लाइमेट के बारे में आप लोग लिख सकते हैं अपनी कोई भी एक, अगर आप लोग अपना ट्रेवलॉग बना रहे हैं तो ट्रेवलॉग में हो सकता है कि आप वहां की ज्योग्राफी के बारे में कुछ लिखें कि वहां पर मैंने फॉरेस्ट देखे, वहां के क्लाउड्स थोड़े अलग शेप के थे, वहां पर इतने सारे माउंटेन्स दिखे, इस नाम की रिवर वहां से बहती है। तो ये ट्रेवलॉग में अक्सर आप लोग लिखते ही हो। ये सारी क्या चीजें हैं, ये सारी किसी एक एरिया की ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है। कुछ इसी तरीके का ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हिकेटियस ने अपनी बुक में लिखा था जिसका नाम था जेस पीरियोडिस। यहां तक क्लियर होता है जी? तो जेस पीरियोडिस में मिले ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन की वजह से अपन लोग फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी हिकेटियस को मान लेते हैं। बट यहां पर एक टर्म यहां पर ऐड कर लेना, ही नेवर यूज द वर्ड ज्योग्राफी। मैम अगर इसको लिख सकते हो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे हिसाब से ना ये आप लोगों को मेरी स्लाइड्स देंगे नहीं। He never used the word geography. इस आदमी ने कभी ज्योग्राफी टर्म का यूज नहीं किया। बाकी सब बढ़िया चल रहा था, बट अगर ये ज्योग्राफी वर्ड को यूज कर लेता तो अपन लोग शायद इसके बारे में नहीं पढ़ते जिसके बारे में मैं अब पढ़ाऊंगा। तो हिकेटियस के बारे में ये पहला पॉइंट आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम याद कर लेना, जेस पीरियोडिस इज द बुक रिटन बाय हिम, जिसमें इसने ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया, बट इसने कभी ज्योग्राफी वर्ड यूज नहीं किया। कुछ आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है क्या स्टूडेंट का? ऑफिशियल है, मैं बोल ही नहीं सकता ना, रिकॉर्डिंग है भाई, जज बनने वाले हो तुम। देखो सारी लाइनें मत लिखना, फिर तो बहुत ही देर हो जाएगी। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप समझो कि जो ज्योग्राफी वर्ड है वो यूज किया सबसे पहले एरेटोस्थेनीज ने। अब बहुत बार ना इन दोनों स्कॉलर्स का नाम इंटरचेंज करके आ जाता है कि मिस्टर एरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोल दिया जाता है, हिकेटियस का नाम ही नहीं आता कहीं पर। बट आपको बता दूं हिकेटियस ने ज्योग्राफी वर्ड यूज नहीं किया, इस वजह से आप इसको कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट फादर ऑफ ज्योग्राफी तो यही रहेगा। एरेटोस्थेनीज की खास बात यह है कि इसने ये पहला स्कॉलर है जिसने ज्योग्राफी वर्ड यूज किया, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या था वर्ल्ड को। इस आदमी ने उस समय जब आपके पास कोई खास सैटेलाइट्स नहीं है,
कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है। इसने हमारी अर्थ के सेंटर का जो सरकमफ्रेंस है उसका एक ऑलमोस्ट जो करेक्ट फिगर है वो लोगों के सामने रखा। इसने बोला कि अर्थ का सरकमफ्रेंस तकरीबन 40,000 किलोमीटर का है फ्रॉम द सेंटर, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू आज 40,075 किलोमीटर है। तो ही ऑलमोस्ट गेव एन एक्यूरेट फिगर ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर सरकमफ्रेंस होता क्या है? भाई सिंपल सी बात, अगर मैं अर्थ आपके सामने बनाऊं, ठीक है जी, तो ये जो सेंटर है अर्थ का, इसको आप इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि इस लाइन की वजह से अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इसने बोला कि अर्थ के सेंटर में अगर हम एक सर्कल खींच के चले, मैंने सर्कल बना दिया और मैं आपको बोलूं बेटा इस जो सर्कल से चलना शुरू करो और मुझे बताओ कि आप लोगों को कितना किलोमीटर चलना पड़ा दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए। मतलब ये सर्कल आप लोगों के सामने है, आप लोग इस डायरेक्शन में चलना शुरू करें, जाहिर सी बात है घूम के वापस यहीं पर आओगे, तो आप कितना किलोमीटर चलकर आए वो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। सबको समझ में आ गया? मतलब मैं मैथमेटिक्स का टीचर तो नहीं हूं, बट आपको बता दूं यहां पर फॉर्मूला लगता है 2πr। तो अगर कोई आपसे पूछे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, तो आंसर में 2πr मत बोलना। अगर आप एक्चुअली में किसी को समझाना चाह रहे हैं तो आप केवल ये बोलेंगे सर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उस पूरे की पूरे सर्कल का पैरामीटर कितना है, मुझे कितना चलना पड़ा पूरे सर्कल पे, वो उस पूरे सर्कल का ऑलमोस्ट एक सरकमफ्रेंस होगा। तो इस आदमी ने, एरेटोस्थेनीज ने, अर्थ का सरकमफ्रेंस से दुनिया को बताया था। ऑलमोस्ट ये चला नहीं था, इसने केवल सूरज की किरणों से अनुमान लगाया था, जैसे हमारे आर्यभट्ट ने भी ऐसा बहुत कुछ किया है। केवल सूर्य की पोजीशन, जिसको कहते हैं ना सन क्लॉक, जंतर मंतर इज अ सन क्लॉक, तो ऐसे ही सन की रेस से हमारे आर्यभट्ट ने अर्थ और सन के बीच का अप्रोक्सीमेट जो डिस्टेंस है वो बता दिया था। गायत्री मंत्र केवल गायत्री मंत्र नहीं है, गायत्री मंत्र में सूरज और सन के बीच का एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस भी आप लोगों ने बताया हुआ है। अगर पूरा गायत्री मंत्र पढ़ा जाए जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, तो ये भी एक गजब चीज है। हम लोगों की माइथोलॉजी भी बड़ी साइंटिफिक मानी जाती है। तो फिलहाल एरेटोस्थेनीज की दुनिया को सबसे बड़ी देन क्या है कि इस आदमी ने हमारी अर्थ का ऑलमोस्ट एक करेक्ट जो वो है सरकमफ्रेंस वो आप लोगों के सामने रखा। हाँ, एग्जैक्टली जो है उससे थोड़ा 75 किलोमीटर कम ही है, बट ये उस समय दिया गया है जब आपके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। ये वाला इंसान हिकेटियस है और ये जो फिगर है गंजे की, ये एरेटोस्थेनीज है, ठीक है। जनरली पढ़ते पढ़ते बाल चले ही जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ रही है कि आखिरकार हमारा यूनिवर्स बना कैसे, हमारा यूनिवर्स बना कैसे। और ये थ्योरी दी थी एक बेल्जियम के रहने वाले विद्वान ने 19th सेंचुरी में थ्योरी आई है जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? इसने बोला कि सर पूरा यूनिवर्स आज से 13.6 बिलियन साल पहले एक काले से कलर की बॉल में था, सारी चीजें, और 13.6 बिलियन साल पहले उस ब्लैक कलर की बॉल में एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन की वजह से वो बॉल चारों दिशा में फैलने लगी, और इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यहां से आपका जो यूनिवर्स है वो उसका ओरिजिन देखा जाता है। अगर हम इसकी बात माने, नाम है इसका जॉर्ज लिमैत्रे। जॉर्ज लिमैत्रे कौन है? जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दुनिया के सामने रखी। इन्होंने बोला जिस स्पीड से हमारा यूनिवर्स आज से 13.6 बिलियन साल पहले फैलना शुरू किया था, हाँ उस स्पीड से तो नहीं बट लगभग उसी स्पीड से हमारा यूनिवर्स आज भी फैल रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी की बात अगर हम माने तो यूनिवर्स इज अ एवर एक्सपेंडिंग फिनोमिना। यूनिवर्स कितना बड़ा है आप कभी बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 13.6 बिलियन साल पहले जो वो ब्लैक कलर की बॉल में एक्सप्लोजन होने के बाद जो यूनिवर्स अनफोल्ड हुआ, ये अनफोल्डिंग आज भी कंटिन्यू है। ऐसा नहीं है कि जो वो यूनिवर्स वो पूरा फैलकर आपके सामने आ गया। बिग बैंग थ्योरी की बात माने तो ये बोल रहे हैं कि सर यूनिवर्स का अनफोल्डिंग आज भी कंटिन्यू है। तो ये जॉर्ज लिमैत्रे क्या बोलते हैं और इन्होंने कब दिया था ये बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में एक पॉइंट लिखवा रहा हूं। हाँ, द यूनिवर्स इज एन एवर एक्सपेंडिंग फिनोमिना। तो यहां पर लिख लीजिए 1931, in 1931 a paper was published by in 1931 a paper was published by a Belgian cosmologist. In 1931 a paper was published by a Belgian BEL
GIAN, बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट। कॉस्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? बिल्कुल, जो जो कॉस्मो की लॉजी करे। कॉस्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्पेस को पढ़े, ठीक है। एस्ट्रोनॉट नहीं होते ये, आप लोग धरती पर बैठकर स्पेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्पेस जाएं तो आप एक एस्ट्रोनॉट हैं। एस्ट्रोनॉट तब होंगे आप जब नासा आपको भेजे। यहां पर भी पंगा है यार, अगर रशिया आपको भेजता है स्पेस में तो रशिया अपने स्पेस ट्रेवलर को कॉस्मोनॉट कहता है, नासा एस्ट्रोनॉट कहता है। फिर हम लोगों को ये गेम बहुत बढ़िया लगी यार। 2018 में बोला हम लोगों ने अपन भी भेज रहे हैं 2024 में, और हमारे वाले कहलाएंगे गगन यात्री। तो ये स्पेस ट्रेवलर के ऊपर सभी देश भिड़ रहे हैं। रशिया बोलता है कॉस्मोनॉट, अमेरिका बोलता है एस्ट्रोनॉट, और हम बोलेंगे गगन यात्री। अगर हमारा वाला सक्सेसफुल हो गया तो 2024 के दिसंबर में जाना है। गगनयान है हमारा एक स्पेस मिशन, जिसमें कुछ नहीं करना, वो इलॉन मस्क की तरह फ्लाइट ऊपर जाएगी, कुछ मिनट घूमेगी, फिर वापस से नीचे आ जाएगी। इसमें लोग बैठे होंगे। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, हम लोग चीजों को ऊपर तक भेज सकते हैं। अपने पास वापस लाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहली बार कोई चीज ऊपर जाके नीचे भी आएगी। अगर ये मिशन हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो गजब चीज बता दूं, 2040 तक हम लोगों के गगन यात्री चांद पर लैंड कर जाएंगे। ये हम लोगों का एक मिशन है 2040 लूनर मिशन, जिसमें पहली बार जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह इंडियन भी चांद की धरती पर कदम रखेंगे। अब गजब चीज ये है कि चांद की धरती पर जब हम पहली बार कदम रखेंगे तो हम खाली हाथ तो कभी भी नहीं आते, और जब ये पता लग जाए कि ये किसी का नहीं है भाई, ये प्रॉपर्टी किसी की नहीं है तो अपन तो जितना खोद सके उतना खोद ले। तो देखने वाली बात यह है कि हम क्या लाए हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी सी अलग होने वाली है। तो क्या बोल रहे हैं, 1931 अ पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय अ बेल्जियन कॉस्मोलॉजिस्ट, नाम है इनका जॉर्ज लिमैत्रे, GEORGE, जॉर्ज लिमैत्रे, LEMAITRE, जॉर्ज लिमैत्रे। जी, जॉर्ज लिमैत्रे, एंड ही टॉक्ड अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, इन विच ही टॉक्ड अबाउट द बिग बैंग थ्योरी। आगे चले तो उसके बाद कहा यह जाता है कि बिग बैंग थ्योरी ने केवल इस यूनिवर्स बना कैसे उसके बारे में लोगों को बताया। और आपको पहले बता दूं बेटा, मैं ज्योग्राफी में बोली गई कोई भी चीज 100% कभी भी करेक्ट नहीं होती। हो सकता है आज से 30 साल के बाद कोई ऐसा फिनोमेना दोबारा आ जाए, कोई ऐसा स्कॉलर फिर आ जाए जो बिग बैंग थ्योरी को चैलेंज करे और बोले कि नहीं, हमारा यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी से नहीं बना। हो सकता है हमारा यूनिवर्स एवर एक्सपेंडिंग फिनोमेना भी ना हो। फिलहाल बिग बैंग थ्योरी को दुनिया मानती है, एनसीईआरटीज में लिखी है, तो आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आज से 30 सालों के बाद अगर ज्योग्राफी चेंज होगी, जो कि मुझे पता पक्का होगी, क्योंकि ज्योग्राफी एक बहुत ही साइंटिफिक सब्जेक्ट है। यहां पर बहुत सी डिस्कवरी हर दिन होती रहती है, बहुत सारे साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश होते रहते हैं। और मैं आप लोगों को एक चंद्रशेखर लिमिट के बारे में भी इस क्लास में पढ़ाऊंगा। चंद्रशेखर कौन थे और इन्होंने क्या बोला था, ब्लैक होल कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें आप मेरे साथ पढ़ोगे इस बार, और इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर लिमिट केवल लिमिट ही पूछते हैं आप लोगों से। और ये चंद्रशेखर जो हैं, ये वर्ल्ड रिनाउंड एक फिजिसिस्ट है, उनको नोबेल प्राइज भी 1970 में मिल चुका है। इसके बाद आगे की बात करते हैं जी। तो यूनिवर्स क्या है, सिंपल सी बात है भाई, यूनिवर्स बहुत बड़ी चीज है जिसमें नंबर ऑफ गैलेक्सीज आती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गैलेक्सीज कितनी, तो 10⁻10 माना जाता है ये नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं फिलहाल ऑन एन एवरेज। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये फिगर दोबारा चेंज हो सकती है। इसके बाद आगे चलें, अभी आगे भी नहीं चल रहा। अब मैं सन की बात करता हूं जी। तो सन एक स्टार है, और जो हमारा सूरज है वो 8 प्लैनेट्स के सेंटर में है, जिसमें से सबसे पहला प्लैनेट मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 2005 से पहले सोलर फैमिली में प्लूटो भी एक प्लैनेट हुआ करता था, और 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को बाहर निकाल दिया। और प्लूटो को बाहर निकालने के 2 बड़े कारण हैं। पहली बात, अगर आप एक प्लैनेट है तो आप एक इज्जतदार प्लैनेट है, आपकी इज्जत है। प्लूटो एक कैरेक्टरलेस प्लैनेट था। कैसे? इन्होंने बोला कि सर, प्लूटो की अपनी कोई ऑर्बिट नहीं है,
अब ये ऑर्बिट का सिस्टम क्या है यार, आपको बता दूं यूनिवर्स में कोई भी सेलेस्टियल बॉडी केवल दो तरह की मूवमेंट दिखाती है और हर कोई बॉडी ये दोनों मूवमेंट करेगी। पहली मूवमेंट क्या होती है, अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमे। एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन जो सर किसी बॉडी के नॉर्थ और साउथ के बीच में से निकलती है। अगर मैं आज एक पॉइंट पर खड़ा होकर घूमने की कोशिश करूं तो ये जो मैंने अपना पॉइंट नीचे रखा ना, इस पॉइंट से मेरे हेड तक एक इमेजिनरी लाइन आप इमेजिन कर सकते हैं, उसी के चारों तरफ मैं घूमूंगा और उस इमेजिनरी लाइन को एक्सिस कहते हैं। तो कोई अगर एक सेलेस्टियल बॉडी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमे तो इस तरह की मूवमेंट को आप रोटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रोटेशन। और जिस रास्ते से आप अपने घर से इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट से घर जाते हैं, ऑलमोस्ट वो रास्ता कभी आप चेंज नहीं करते, कभी के बार आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके लग्जरी पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात। बट प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं है, प्लैनेट साल भर एक ही रास्ते पर चलते हैं और जिस रास्ते पर प्लैनेट चले, पहली बात तो प्लैनेट का ये रास्ता ऑर्बिट कहलाता है और अगर इस ऑर्बिट पर प्लैनेट चलकर एक चक्कर पूरा काटे तो इसको या तो ऑर्बिटिंग कहेंगे, नहीं तो साइंस की भाषा की बात करें तो इस तरह की मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इतना समझ में आया? तो यहां पर अगर मैं आठों की आठों ऑर्बिट्स आप लोगों के सामने रखूं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून की, तो सबकी ऑर्बिट अलग अलग है। किसी की ऑर्बिट किसी के साथ ना तो कोइंसाइड हो रही है और ना ही यहां पर वो टेंजेंट बन रही है, मतलब ना तो इंटरसेक्ट होगी ना छूकर निकलेगी। बट यहां पर प्लूटो बाबा क्या करते हैं, सपोज करो कि ये नेपच्यून की ऑर्बिट है, दिस इज नेपच्यून, तो प्लूटो की ऑर्बिट जो है वो कुछ इस तरीके से है। हमारा प्लूटो जो है वो नेपच्यून की ऑर्बिट को इंटरसेक्ट करता है और 20 सालों तक नेपच्यून के अंदर आ जाता है, लाइक हियर, जिसकी वजह से 20 सालों तक प्लूटो बन जाता था 8th प्लैनेट और नेपच्यून 9th प्लैनेट हो जाता था। तो प्लूटो के पास अपनी कोई इंडिपेंडेंट ऑर्बिट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये। और दूसरी चीज जो साइंटिस्ट को पता नहीं लगी वो ये है कि प्लूटो की एक सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट दुनिया में दो तरीके की होती है। पहली बात तो सैटेलाइट होती ही क्या है मैं ये बता दूं। प्लैनेट उस बॉडी को कहा जाता है जो किसी स्टार के चक्कर काटे। स्टार जैसे सन एक स्टार है। स्टार क्या है, स्टार एक ऐसी चीज है जिसके पास खुद की एनर्जी होती है, जो खुद की एनर्जी एमिट कर सकता है। तो अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी सन जैसे स्टार के चक्कर काटे तो आप उसको प्लैनेट कहते हैं। यहां तक समझ में आया जी? और अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट के चक्कर काटे तो वो सैटेलाइट हो गया। सैटेलाइट दो तरीके की होती है, या तो हम लोग भेजे तो ये मैनमेड सैटेलाइट हो गई, और अगर वो नेचुरली है तो वो नेचुरल सैटेलाइट हो गई। नेचुरल सैटेलाइट जैसे चांद, ठीक है, ये हम लोगों का एक नेचुरल सैटेलाइट है क्योंकि चांद हमारे चारों तरफ घूमता है। इतना समझ में आया जी? अब उसी तरीके से प्लूटो की एक नेचुरल सैटेलाइट है, नाम है इसका शिरोन, CHERON। प्रॉब्लम क्या है कि ये प्लूटो और शिरोन ऑलमोस्ट सेम साइज के हैं और इन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे सोलर सिस्टम के किसी एक कोने पर दो लव बर्ड्स घूम रहे हो। तो बहुत ही अश्लील प्लैनेट है ये, जिसकी वजह से 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला कि सर अभी आप प्लैनेट बनने योग्य नहीं है, आप छुटके हैं। जब आप बढ़के हो जाएंगे मतलब जब बड़े हो जाएंगे आप तो शायद हो सकता है, और होगा ही नहीं यार, कैसे होगा प्लैनेट, बच्चा थोड़े ना है कि वो अपना बड़ा हो जाएगा। तो फिलहाल इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में हम लोगों ने 2006 में डाला, जिसकी वजह से आज सोलर सिस्टम में आप लोगों के पास केवल 8 प्लैनेट्स मौजूद है। तो सन की बात करें, सन एक स्टार है जो कि 8 प्लैनेट्स के सेंटर में आप लोगों को दिखता है। यहां पर सन के बारे में मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बता दूं, उसके बाद मैं आगे प्लूटो के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर हेडिंग डाल दीजिए सन, और सन एक यंग स्टार है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ एज देखा जाए, तो सन इज कॉल्ड अ यंग स्टार। सन अभी अपनी कौन सी एज में चल रहा है? देखो, एज किसी भी प्लैनेट की 4 होती है। सबसे पहली एज होती है इन्फेंट स्टेज, इन्फेंट जब पैदा ही होता है एक स्टार। उसके बाद एडोलसेंस समझ में आ रहा है क्या होता है एडोलसेंस? अपनी टीनेज। उसके बाद आती है मैच्योर फेज, जैसे कि अपन सारे मैच्योर है नहीं ठीक है। उसके बाद आता है बुढ़ाऊ, जब बुढ़ा हो जाता है स्टार। तो अगर मैं सन की बात करूं तो सन अभी अपने एडोलसेंस में चल रहा है, लाइक अभी बच्चा है हमारा सूरज, और अभी बहुत चलेगा। ऐसा बिल्कुल सोच के मत चलना हमारे जैसे जानवर 300-400 बार और जन्म ले लेंगे फिर जाकर सन मैच्योरिटी में आएगा। और जैसे जैसे किसी स्टार की एज बढ़ती रहती है ना जी, उस स्टार का एरिया बढ़ता रहता है।
ये बताया था चंद्रशेखर ने, इसी को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। और जब वो अपनी लास्ट ऑर्बिट में होता है, मतलब लास्ट एरिया होता है उसका, जब इससे ज्यादा वो नहीं फूल सकता, फिर उसमें एक्सप्लोजन होता है और इसको कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। एंड दिस इज द एंड ऑफ कंप्लीट सोलर सिस्टम। जब सूरज मरता है तो सूरज जैसे स्टार के साथ में जितने प्लैनेट्स होते हैं वो सबको खा जाता है। तो अब यहां पर बात ये थी, क्या हमारे वाला सूरज फटेगा? भाई चंद्रशेखर से यही पूछा गया था कि अगर सारे ही सन फट रहे हैं तो क्या हमारे वाला सूरज फटेगा? क्योंकि इसकी भी एज बढ़ रही है, इसकी एज बढ़ेगी, इसका भी साइज बढ़ेगा, तो क्या ये इतना बड़ा है कि ये फट सके? चंद्रशेखर ने बोला नहीं सर, हमारे वाला सूरज नहीं फटेगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर वाद विवाद बाद में करेंगे। फिलहाल अभी सन के बारे में 2-3 चीजें आपको बता दूं। सन इज अ यंग स्टार। नेक्स्ट पॉइंट, सन इज लोकेटेड इन वन ऑफ द आर्म्स ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। सन इज लोकेटेड in one of the arms of मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में आप लिख सकते हैं, इट इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। इट इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी। एक गजब चीज मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोगों को लगता है ना यार कि सन स्टैटिक है ना? अभी इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, एक वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को। हमको ऐसा लगता है जैसे ये घूम रहे हैं, बट ऐसे घूम नहीं रहे हैं। इवन सन इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड समवन। ये एक्चुअल मूवमेंट है। यूनिवर्स में कुछ भी स्टैटिक नहीं है। अपन लोग सूरज के चारों चारों तरफ घूमते इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ये साला किसके चक्कर काट रहा है? चलो अपन तो सूरज के काट रहे हैं, ये किसके पीछे पागल है? दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लव डियर। और ये अगर मैं सूरज की बात करूं तो हमारा सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ घूम रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में। आपको तो सूरज का चक्कर काटने में 365 दिन ही लगते हैं, बस 365 डेज। अगर मैं सूरज की बात करूं तो सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी का एक राउंड पूरा करने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं, 25 करोड़ ईयर्स। और जैसे हम जब, अब सुनो, ये सब लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, जब हम लोग सूरज के चारों तरफ अपना एक राउंड पूरा करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 सोलर ईयर, हमारा 1 साल। बट जब सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसको कहा जाता है 1 कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक तुमने सुना होगा, तांत्रिक वांत्रिक बोलते हैं कि आज का दिन 25 करोड़ साल में एक बार आया है, 8 लोगों की बलि दे दो, तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। और तुम देखते हो कि 8 तो मेरे घर वाले ही है, तो पकड़ के तुम वही बुरारी वाला कांड, वैसे बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो आओ सूरज की बात कर लेते हैं। सन रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। सन रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। सन रिवॉल्व्स अराउंड द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। फुल स्टॉप। सन takes 25 crore years. Sun takes 25 crore years to complete one round around the galaxy. Sun takes 25 crore years to complete one round around the galaxy, which is called 1 cosmic year. Which is called 1 cosmic year, जिसको आप 1 कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। Which is called 1 cosmic year. अब जाहिर सी बात है सर, मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सूरज तो अकेला स्टार होगा नहीं भाई, सूरज के साथ में और भी तो बहुत सारे स्टार्स होंगे। मिल्की वे गैलेक्सी, एक गैलेक्सी की बात करें तो एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, लाइक बिलियंस ऑफ स्टार्स, कैन यू इमेजिन, जिसमें सन केवल एक ही है। और अगर हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार मान के चलो तो हर एक स्टार के चारों तरफ कम से कम 10 नहीं तो 15 प्लैनेट्स तो होंगे ना। चलो ऑन एन एवरेज मैं 7 ही मान लेता हूं, 7 प्लैनेट तो ऑन एन एवरेज मान के चलो। चलो आपकी ना मेरी 5 प्लैनेट, इस पे बात फाइनल करते हैं। तो अगर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, सॉरी अगर बिलियंस ऑफ सन जैसे स्टार्स हैं, तो भाई साहब बिलियंस और ट्रिलियंस में तो हो गई आप लोगों की प्लैनेट्स।
और अगर मान के चलते हैं कि 5,000 स्टार में से कोई एक स्टार ऐसा भी होगा जिसके चारों तरफ घूमने वाला कोई एक प्लैनेट हमारे जैसा प्लैनेट होगा जहां पर लाइफ पॉसिबल होगी, तो इस चीज से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि अर्थ इज नॉट द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे जैसे जानवर कहीं और तो है, और वो भी हमको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन सबसे पहले किसको ढूंढता है, और यहां पर वो अमेरिका की वो एलियन वाली थ्योरी आती है, जिसको एरिया क्या बोलते हैं, वो एरिया 51 61 कुछ अमेरिका में एक एरिया है, कुछ एरिया 51 करके है शायद, 20 एरिया 51 ही है ना पक्का, 21 तो नहीं है, कुछ है 11 करके ना, मतलब मैं अभी मान के चल रहा हूं एरिया 51, जहां पर अमेरिका तो ये बोल रहा है कि अपन लोग न्यूक्लियर वेपन्स या कुछ बहुत अत्याधुनिक वेपन्स की अपन वो करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और वो पूरा की पूरा न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बिल्कुल डेजर्ट में जाकर बना रखा है, किसी सिटीजन को जाना वहां पर अलाउड है नहीं। और अमेरिकन का मानना यह है कि यहां पर अमेरिकन ने या अमेरिकन आर्मी ने एलियंस को पकड़ के रखा हुआ है, जहां पर ये लोग टेस्टिंग करते रहते हैं उनके ऊपर। अब हमें कुछ नहीं पता, बस मैं ये बोल रहा हूं कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट, 51 ही है फिर ठीक है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी ट्रू, बट यस ये बिल्कुल सच है कि अर्थ इज द ओनली प्लैनेट सो फार ऑफ सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल। एक गजब चीज मैं आपको और बता दूं, सैटेलाइट, जब हम सैटेलाइट की बात करेंगे ना, जैसे चांद जैसी सैटेलाइट, तो मैं आपको बताऊंगा यार, एक सैटर्न की सैटेलाइट है टाइटन, सैटर्न शनि जिसको आप बोलते हैं, जो सबका भारी चल रहा है अभी फिलहाल, उसके चारों तरफ अप्रोक्सीमेट 70 से 80 चांद घूमते हैं। जैसे हमारी तरफ तो एक ही घूम रहा है ना, सैटर्न के चारों तरफ सबसे ज्यादा चांद घूमते हैं, और उन्हीं सब मून्स में से एक मून का नाम हमने डाला है टाइटन। कहा जाता है कि टाइटन में शायद पानी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वो टेलीस्कोप से देखा, हमको लग रहा है कि शायद जो टाइटन है वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और ऐसी ही बकलोली हम लोगों ने मार्स के साथ करी थी अभी, याद आ रही हो तुम लोगों को, तो अभी भी इन लोगों के मार्स मिशन खत्म नहीं हो रहे। हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि शायद अर्थ से पहले लाइफ मार्स पर हुआ करती होगी, तो यहां पर अपन लोग पानी की खोज कर रहे हैं। और अगर आपको याद आ रहा हो तो एक ऑर्बिटर मिशन है नासा का जो अभी भी घूम रहा है मार्स की सतह के ऊपर, इस पर भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसने मार्सियन ऑक्सीजन बना ली है, इस मिशन ने मार्स पर रहते हुए ऑक्सीजन बना ली है, जिसको ये लोग मार्शियन ऑक्सीजन कह रहे हैं। क्या है ये? कुछ नहीं है यार, मार्स पर गैस मिलती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन का एक आइसोटोप और ऑक्सीजन के 2। इस भाई ने क्या किया, इसने CO2 में ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया, उस ऑक्सीजन को मार्शियन ऑक्सीजन कह रहे हैं ये लोग, और ये कह रहे हैं कि शायद उस ऑक्सीजन से लाइफ अपन पॉसिबल कर सकते हैं मार्स के ऊपर। फिर आते हैं इलॉन बाबा बोलता है तुम्हारा भाई काटेगा कॉलोनिया, मार्स पर फ्लैट बनाएंगे। और उसके बाद एक मार्स जर्नल छपता है और बोलता है कि सर मार्स पर आए दिन एस्टेरॉइड गिरते हैं, मार्स के ऊपर आए दिन एस्टेरॉइड्स, बड़े बड़े एस्टेरॉइड गिरते हैं, तो मार्स पर रहना तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि मार्स एक्चुअली एस्टेरॉइड मार्स पर रोज क्यों गिरते हैं। क्या अर्थ पर भी गिर सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार लेक, लोनार LONAR, आज से 55,000 साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ से टकराया था इंडिया में ही, और आज उस गड्ढे पर जो पानी भरा हुआ है वो पूरा पानी जो है वो महाराष्ट्र की लोनार लेक है, मुंबई से बहुत दूर नहीं है। सोचिए अगर चांद जितना बड़ा एस्टेरॉइड कभी अर्थ से टकरा जाए तो दिस इज वो जो एक मूवी बनी थी साल 2012, एंड ऑफ यूनिवर्स, सॉरी एंड ऑफ अर्थ, तो हो सकता है कि शायद एंड ऑफ लाइफ कभी भी हो जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने आज से 2 हफ्ते पहले बोला था कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड हो सकता है कि अर्थ से टकरा जाए। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अभी थोड़ी बहुत आपको बोरिंग लगेगी ज्योग्राफी, कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा फिलहाल में। अभी इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता दूं। सन के बारे में ही बता रहा हूं। एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ लिख लो, एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ 149.8 मिलियन किलोमीटर्स। एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 149.8 मिलियन किलोमीटर्स। एवरेज डिस्टेंस समझ में आ रहा है? एवरेज लिखवा रहा हूं मैं, 149.8 मिलियन किलोमीटर्स। इसको 14.98 करोड़ किलोमीटर भी लिख सकते हो आप। इसी मिलियन को अगर CR में कन्वर्ट कर दोगे तो 14.98 CR आ जाएगा। ठीक है,
अब ये एवरेज क्यों है यार, एग्जैक्ट क्यों नहीं पता हम लोगों को? कभी आप लोगों का दिमाग परेशान हुआ है? हर चीज में एवरेज यार, हर चीज में एवरेज। भाई साहब इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद भी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे, तो क्या ही फायदा ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का? क्या कभी एग्जैक्ट बता पाओगे? आओ समझ लेते हैं। जब आप ऐसी चीजें करते हो ना किसी साइंटिस्ट के सामने, तो वो समझ जाता है कि ये ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा है। क्यों? क्योंकि आप नहीं समझ सकते हो इस पूरे स्पेस में किसी भी बॉडी के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा एक फिजिशियन हुआ था, नाम है इसका केपलर, और दुनिया में केपलर ने यह बोला कि सर एक तो होता है सर्कल, और अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का सेंटर पॉइंट कहलाता है फोकस, और फोकस से जो भी लाइन आप खींचें वो हमेशा हर डिस्टेंस में इक्वल होगी। इसको आप रेडियस कहते हैं। सबको समझ में आया? बट एक प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में सूरज के चारों तरफ नहीं घूमता है। मतलब केपलर ने बोला कि सर एक ऑर्बिट और है, और ये ऑर्बिट ना तो स्फेरिकल है ना सर्कुलर है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर्कल को खींच के लंबा कर दिया हो, और इस शेप को कहा जाता है इलिप्टिकल। क्या बोलते हैं आप? इलिप्टिकल शेप। यहां तक क्लियर हुआ? केपलर ने बोला सर इलिप्टिकल शेप जो होती है उसमें कभी भी फोकस नहीं होता, क्योंकि फोकस तो वो चीज है ना जहां से हर जगह का डिस्टेंस इक्वल हो। तो जो चीज इलिप्टिकल जैसी दिखती है हमेशा उसके फोकस दो होते हैं। केपलर ने बोला कि हमेशा इलिप्टिकल जैसी शेप के दो फोकस होते हैं, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर। और क्योंकि दो फोकस है इसलिए केपलर ने बोला इन दोनों फोकस को फोकाई। यहां तक समझ में आ गया? अब केपलर बाबा क्या बोल रहे हैं? केपलर ये बोल रहा है कि सर कोई भी प्लैनेट इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज के चारों तरफ घूमता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि सूरज कहां पर होगा? सूरज इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के सेंटर में तो हो नहीं सकता क्योंकि फोकस तो है नहीं। केपलर ने बोला कि सूरज इन दोनों फोकाई में से किसी एक पर होगा। यहां तक समझ में आया? या तो सूरज यहां बना लो, नहीं तो सूरज यहां बना लो। आप लोगों के लिए अपन ने सूरज यहां बना दिया। आप कहीं पर भी सूरज बनाओ दोनों फोकाई में से, आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि एक तो डिस्टेंस वो है जो किसी भी प्लैनेट और सन के बीच में सबसे अपना पास का डिस्टेंस है, जिसको आप बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सन। और दूसरा फारदेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। जब ये प्लैनेट घूम के इस साइड आएगा तब आप देखोगे कि वो सन से बहुत दूर चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? मतलब क्या कि हमारा प्लैनेट सन से कभी भी इक्वल डिस्टेंस पे रहता ही नहीं है। इतना समझ में आ गया? तो हमेशा एवरेज डिस्टेंस ही लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट तो आपको पता ही नहीं है। यहां तक समझ में आया? अब सबसे मैटर जो स्टोरी का यहां पर कंसर्न है मेरा, मैं आपको वो बता दूं। मान के चलता हूं मैं यहां पर सन है, ये हमारी अर्थ है, या कोई भी प्लेनेट मान लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को मेरे साथ दो वर्ड्स पढ़ने हैं जी। एक डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो किसी प्लैनेट और सन के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस है, और दूसरा डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जो किसी प्लैनेट और सन का फारदेस्ट डिस्टेंस है। इतना क्लियर है? नियरेस्ट वाले डिस्टेंस को कहा जाता है पेरिहीलियन, और फारदेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है एपीहीलियन। नियरेस्ट डिस्टेंस इज पेरिहीलियन, PERIHILION नहीं है। HILION पेरिहीलियन। पहले तो ये शेप बना लो जल्दी से, पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट की शेप बना लीजिए। उसके बाद जैसा मैंने बनाया एग्जैक्ट वैसा लिखिए। पेरिहीलियन की डेफिनेशन मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद एपीहीलियन के बारे में लिखना। पहले बना लो फिर मुझे बताना। और हमेशा याद रखना इलिप्टिकल ऑर्बिट में दो फोकस होते हैं और सन किसी एक फोकस पर होगा, और क्योंकि फोकस एक से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको फोकाई कहा जाता है। सर्कल में एक ही फोकस होता है। और केपलर ने क्या बोला कि सर प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, जिसमें जो सन है वो किसी ना किसी एक फोकाई पर होगा।
और वो फोकाई आप कोई भी इमेजिन कर लो, कोई भी फोकाई में सन को रख लो, आपको एपीहीलियन पेरीहीलियन हर जगह देखने को मिलेगा। सबसे पहले पेरीहीलियन क्या होता है ये लिख लीजिए। पेरीहीलियन इज द नियरेस्ट या सॉरी इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पेरीहीलियन is the shortest distance between a planet and sun. Perihelion is the shortest distance between a planet and the sun. अब आपको ना एक चीज याद करनी है यहां पर। आप कभी कभी हमेशा सुनते हैं अखबारों में लिखा होता है, अरे हमने डेडलाइन मिस कर दी, सैटेलाइट नहीं भेज पाए, अब सैटेलाइट अगले साल भेजनी पड़ेगी। कभी सुना ऐसा? क्यों यार? अगर सोच के चलो ना, हम कोई सैटेलाइट भेज रहे हैं जो सूरज को स्टडी करना चाहता है, तो इस लेवल से सैटेलाइट भेजोगे तो पागलपंती है। तुम बहुत दूर हो, आपकी सैटेलाइट को ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। जब आपका प्लेनेट घूम फिर के पास में आ ही रहा है तो पास में आने दो ना। जब हमारी अर्थ ये सन के रिस्पेक्ट में पेरिहीलियन पर होगी, तब कोई भी सैटेलाइट भेजोगे उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना। ज्यादा डिस्टेंस मतलब ज्यादा फ्यूल खर्च होगा, और कम डिस्टेंस मतलब कम फ्यूल। तो इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज जो सूरज पर अपना मिशन भेजती हैं, वो अर्थ का पेरिहीलियन पे आने का वेट करती हैं। यहां तक समझ में आया? तो पेरिहीलियन क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड सन। तो सर, अर्थ और सन का पेरिहीलियन डिस्टेंस कितना है ये तो पता ही होगा ना हमके। तो यहां पे लिख लीजिए, अर्थ और सन का पेरिहीलियन डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर। ये अर्थ और सन का पेरिहीलियन डिस्टेंस है 147 मिलियन किलोमीटर। और अब आ जाओ एपीहीलियन पर। एपीहीलियन क्या है? एपीहीलियन की फुल फॉर्म लिख लीजिए, मतलब डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ सन। It is the maximum distance. It is the maximum distance between a planet and the sun. Maximum distance between a planet and the sun. तो मैक्सिमम कितना मैक्सिमम है सर? अर्थ के रिस्पेक्ट में एपीहीलियन कितना है? तो अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करें 152 मिलियन किलोमीटर। अब जो आपने एवरेज लिखा है ना 149.8, इसको प्लस कर लो दोनों को और डिवाइड कर दो 2 से, एवरेज आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर आपको सूरज में जाना है, सूरज तक जाना है, तो आपको 149.8 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है। आपका काम 147 में ही हो जाएगा, क्योंकि आप वेट करोगे हमारी सूरज का, सॉरी हमारी अर्थ का पेरिहीलियन में आने का। ये करेक्ट टाइम होता है, मतलब किसी भी सोलर मिशन के लिए। और हमारे इंडिया का सोलर मिशन क्या है नाम, जो हमने चंद्रयान 3 के कुछ 1 महीने के बाद ही भेज दिया था? है ना? हाँ, ये तो प्रॉब्लम हमारी। आदित्य L1 मिशन, यार याद कर लो इसे। हमने कुल मिला के 4 ही तो वो भेजे हैं मिशन। इंटरस्टेलर का मतलब होता है अर्थ की ऑर्बिट के बाहर। हम लोगों ने आज तक, इंडियंस ने आज तक केवल 4 इंटरस्टेलर मिशन भेजे हैं। इंटरस्टेलर मतलब अर्थ की ऑर्बिट के बाहर। कौन कौन से 4 इंटरस्टेलर थे हमारे? 4 नहीं 5 हो गए अब तो। हाँ 5, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। एक तो ये 3 ही हो गए। फिर चौथा है आपका मंगलयान, जिसको मार्स मिशन हमने बोला था, और 5वां आदित्य L1। तो इन टोटल 5 मिशन ही इंडिया के इंटरस्टेलर है, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई मिशन आप लोग अर्थ की ऑर्बिट में भेजते हो तो वो इंटरस्टेलर नहीं होते हैं। इंटरस्टेलर मतलब आउटसाइड द अर्थ ऑर्बिट। यहां तक समझ में आया जी? आदित्य L1 क्या है? L1 मैम एक ऑर्बिट है। अभी आपको इसको भी बहुत अच्छे से वो करूंगा क्लियर, क्योंकि आप सारे ना अर्थ और अर्थ जैसे कई सारे प्लैनेट ये सन के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि सन का ग्रेविटेशनल पुल है। आपको मतलब एक ऐसा मान के चलो कि इनविजिबल रस्सी है एक आपके बीच में और सन के बीच में, और सन ने सबकी रस्सी पकड़ी हुई है, तो सब ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये L1 का मतलब है लैग रेंज पॉइंट 1। लैग रेंज पॉइंट मतलब सर ये, अगर मान के चलो सर मैंने कोई मिशन, कोई सैटेलाइट मैंने सन को स्टडी करने भेज दी,
यहां तक समझ में आया? यहां भेज दी। तो जब सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि वो किसी भी सैटेलाइट को अपनी तरफ बुला लेगा, और अगर कोई सैटेलाइट सन के मतलब की तरफ गई तो वो तो सूरज की गर्मी से जल जाएगी। तो लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? सन के चारों तरफ कुछ 4 पॉइंट है, L1, L2, L3, L4। यहां तक समझ में आया? ये वो पॉइंट है जहां पर अर्थ का लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल और सन का लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल इक्वल हो जाते हैं। तो वो सैटेलाइट वहीं पर रहती है, ना वो अर्थ की तरफ जाएगी और ना वो सन की तरफ जाएगी। तो हमारी धरती से सबसे पास में अगर कोई पॉइंट है तो वो L1 था। तो आदित्य L1 मिशन बोलते हैं उसको। यहां तक क्लियर है? L1 क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1, जहां पर सन और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाता है। इतना समझ में आया? और L1 पॉइंट क्या है? एक वो पॉइंट है जिससे 365 डेज आप सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 365 डेज मतलब सर यहां तो रात हो जाती है, क्यों? क्योंकि अर्थ तो घूम रही है, और जब अर्थ घूमेगी तो वो हिस्सा जो पीछे की तरफ आ जाएगा वहां पे रात हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो कि यहां पर सन है और यहां पर अर्थ है। अभी अर्थ का ये आधा वाला हिस्सा सन के सामने है तो यहां पर दिन होगा, और ये पीछे वाला हिस्सा रात हो जाएगी। लैग्रेंज पॉइंट यहां पर है L1। तो यहां पर तो दिन रात का पता ही नहीं लगेगा ना, यहां पे तो हमेशा दिन रहेगा। सबको समझ में आया? 365 डेज 24 आवर्स आप सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है? फिर पाकिस्तान की मीम बनती है, पाकिस्तान बोल रहा अपन भी जाएंगे सूरज। तो इनको बोला किसी ने कि सूरज मत जाना, जल जाओगे। तो पाकिस्तान सेट कि अपन रात पे निकलेंगे। तो ये सब चीजें हमें क्या बेटा बाप होने के नाते दुख बहुत होता है हमें। इसके बाद आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये पेरिहिलियन और एपिहिलियन हो गया, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन हो गया। अब मैं डायमीटर पर आ रहा हूं। सन का डायमीटर कितना है और ये अर्थ के कंपैरिजन में कितना गुना बड़ा है। तो पहले तो मैं अर्थ के कंपैरिजन का पॉइंट लिखवा दूं। सन का डायमीटर 110 टाइम्स लार्जर देन द डायमीटर ऑफ अर्थ। 110 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। मतलब अर्थ के डायमीटर को अगर आप 110 से मल्टीप्लाई कर दो, अर्थ के डायमीटर को अगर 110 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सन का डायमीटर मिल जाएगा। तो अब सन का डायमीटर एग्जैक्टली कितना है? 139200 139200 139200 मतलब 13,92,000 किलोमीटर्स। 13 बताओ अर्थ का डायमीटर, सॉरी सन का डायमीटर 110 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। सन का डायमीटर है 110 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ, which is 13,92,000 किलोमीटर्स, मतलब 13,92,000 किलोमीटर। अब इसको 110 से वो कर दोगे डिवाइड तो आपको अर्थ का डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलूं। तो ये हो गया कुछ आपका जो सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए जी, इसके बाद अब मैं दोबारा से स्लाइड पर आ जाता हूं। अभी इतना तो समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो यहां पर क्या लिखा है कि सन इज अ स्टार सर, इट लाइज बिटवीन 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम एंड देयर सैटेलाइट्स। सन इज द कोर ऑफ सोलर सिस्टम, क्योंकि सेंटर में है। एंड द 8 प्लैनेट्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, इससे पहले कभी प्लूटो भी हुआ करता था। अब प्लूटो के ऊपर आ जाते हैं, डायरेक्टली प्लूटो के ऊपर आ जाते हैं। प्लूटो को क्यों हटाया, कब हटाया और किसने हटाया? प्लैनेट्स की कैटेगरी से तो हेडिंग डाल दीजिए प्लूटो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं यार, आप लोग नेकेड आइज से, केवल नेकेड आइज से जो लास्ट प्लैनेट आपको दिखता है मतलब अपने सन सॉरी अर्थ के बाहर, वो सैटर्न है। केवल सैटर्न दिखता है, सैटर्न तक देख सकते हो। सैटर्न के बाद के जो 2 प्लैनेट है यूरेनस और नेपच्यून, उसको किसने डिस्कवर किया था? तो यहां पर ये तीनों प्लैनेट जो बचे हैं, कौन कौन से? यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। इसको किसने डिस्कवर किया, कब किया?
ये पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, शायद ना भी हो, पिछले साल मार्च में, 2023 में मार्च में, हमारे जो चांद है, चांद के बगल में एक अखबार में छपा था कि 15 मार्च को आपको सैटर्न दिखेगा, उसकी रिंग्स दिखेंगी आपको। सैटर्न एक लौता प्लेनेट है जिसके चारों तरफ रिंग्स होती हैं, तो वो कुछ दिखेगा स्ट्रक्चर। तो सभी लोग अपने हाईटेक कैमरा लेके बैठ गए थे और बहुत लोगों ने वो इमेज खींची थी। हमारे उसके मून के बिल्कुल बगल में सैटर्न की रिंग्स विजिबल थी, और उस टाइम पर छपा था पिछले साल ये कि सैटर्न इज द लास्ट प्लैनेट विच कैन बी सीन थ्रू नेकेड आइज। ठीक है, तो मैं प्लूटो के बारे में आ जाता हूं। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन 1930। प्लूटो वॉज डिस्कवर्ड इन 1930 बाय क्लाइड टॉम्बाग। बाय क्लाइड टॉम्बाग। क्लाइड की स्पेलिंग CLYDE, टॉम्बाग की स्पेलिंग TOMBAGH। in 1930 by Clyde, CLYDE, Clyde Tombag, TOMBAGH, TOMBAGH। बेटा हमारी माइथोलॉजी में ना हर प्लेनेट को आप गुरु की तरह पूछते हैं। जैसे जो शनि है भगवान है, बृहस्पति भगवान है, और ये राहु केतु कौन है? ये राहु केतु ना आप लोगों के प्लेनेट पर चढ़ चढ़ के बैठ जाते हैं। अब ये राहु केतु साला है कौन? कुछ नहीं है, स्टोरी छुपी हुई है माइथोलॉजी में सागर मंथन से। जब देवों को चाहिए था अमृत, और जो सागर मंथन के लिए जो पर्वत को घुमाना था वो अकेले देव नहीं कर सकते थे, तो राक्षसों के साथ पैक्ट होता है कि सर इस तरफ से रस्सी आप खींचेंगे, इस तरफ से देव खींचेंगे, और जो अमृत निकलेगा 50-50 बांट लेंगे ना। तुम अमर, सॉरी आप भी अमर हम भी अमर, फिर दोनों जिंदगी भर लड़ेंगे। कैसा लगा प्लान बढ़िया था। राक्षस मान जाते हैं यहां पर, और एट लास्ट इसी पूरे सागर मंथन में विष भी निकलता है जो भगवान शिव पीते हैं, और वो कहलाते हैं नीलकंठ। तो इसी पूरे दौरान लास्ट जो प्रक्रिया थी वो निकल कर आया आपके लिए अमृत। और अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ तुमने पढ़ा ही है, तो आधा आधा बढ़ जाता है। अब यहां पर देवों की लंका लग गई। देव वर लाइक कि सर अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो ये तो साले कभी मरेंगे नहीं, और फिर इनको मारने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सारे देव यहां पर पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास कि सर आप ही कुछ कर सकते हैं। और यहां पे लौंडे लपाड़ों की वीकनेस, सुंदर महिला, लॉर्ड विष्णु यहां पर मोहिनी अवतार धारण करते हैं, और यहां पे राक्षस मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब देखते ही मतलब ऐसा लगे कि रानी पद्मिनी खड़ी है। तो यहां पर राक्षस से जो अमृत छीना गया वो मोहिनी के द्वारा लिया गया छल कपट से। इसमें एक राक्षस ऐसा था जो अपना भेष बदलकर देवों की सभा में बैठा हुआ था, एंड इसने वो अमृत पान कर लिया था। ठीक है, इसका नाम राहु केतु था, नाम ही राहु केतु था। और ऐसे में जो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र है वो इस राक्षस के 2 टुकड़े कर देता है। इसका ऊपर का धर राहु और नीचे का केतु कहलाता है। ठीक है, तो है ये एक ही जो आप लोगों के ग्रहों पे बैठे रहते हैं, जिसमें राहु दोष एक बड़ा दोष माना जाता है। यहां तक समझ में आया? तो हमारी माइथोलॉजी में हर प्लैनेट को एक देव के साथ कनेक्ट किया गया है। प्लूटो किसके साथ कनेक्ट है? तो लिख लीजिए, इट इज नोन एज कुबेर। तो मतलब अपन को तो चाहिए प्लूटो भाई। अगर आप कुबेर का मतलब पता है आपको, तो धन के भगवान माने जाते हैं, तो बिल्कुल भी प्लूटो को हम तो करेक्टरलेस मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं सर हमारे घर ही आ जाओ। तो ये कुबेर के लिए या कुबेर के नाम से जाने जाते हैं माइथोलॉजी में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए आप इसके बारे में। प्लूटो वॉज डिक्लेयर्ड या प्लूटो वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ DWARF, dwarf planet, in 2006. Pluto was given the status of dwarf planet in 2006 at the Prague Summit, PRAGUE, at the Prague Summit, of IAU, at the Prague Summit of IAU. IAU की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यूनिट नहीं है, यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
कब? 2006 में। तो 2006 से हमारे पास 8 प्लैनेट ही बचे हैं। यहां तक समझ में आता? अब आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने बोला कि सन, हाँ वो उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तुम कुछ भी करो, वो आज भी काट रहा है नेपच्यून का, वो काट के अंदर आ जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, वो वहीं पर वो चिरॉन के साथ लगा हुआ है, उसको नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। तभी मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूं बी प्लूटो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी लग जाओ किसी के साथ प्लूटो का मतलब दुनिया क्या बोलती है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यू जस्ट फोकस ऑन योर एम। और ये प्लूटो एक बहुत बड़ी सीख देता है। आगे बात करते हैं। सन एक स्टार है क्योंकि सन एकमात्र ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में जिसके पास खुद की एनर्जी है। अब यहां पर आपकी बात करता हूं सन का एक स्ट्रक्चर कैसा है या कॉम्पोजिशन सन की कैसी है। तो सन में एक न्यूक्लियर प्रक्रिया चलती है। देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि न्यूक्लियर बॉम्ब केवल 2 ही तरीके के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक न्यूक्लियर एटम में केवल 2 तरह के चेंजेस ही किए जा सकते हैं। पहला चेंज क्या? या तो आप किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर उसका 2 न्यूक्लियस बना दो, छोटे छोटे 2 बना दो या 2 से ज्यादा बना दो, इसको फिशन कहते हैं। ठीक है, नहीं तो छोटे छोटे एटम्स के न्यूक्लियस को मिलाकर एक बड़ा न्यूक्लियस, एक बड़ा एटम बना दो, इसको फ्यूजन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? और हमारे सन में 71% हाइड्रोजन, 26.5% के आसपास हीलियम और तकरीबन 2% के आसपास हेवी एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम, यूरेनियम। यूरेनियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर उसके लिए, रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब सन से जो एनर्जी निकल रही है वो किसी ना किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रोडक्ट है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये आ जाता है, सन में कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है? तो सन के बारे में एक पॉइंट और डाल दीजिए, जहां मैंने हेडिंग लिखवाई थी आपको, बस मैं वो भूल गया डिक्टेट करना, यहां पर मैं कर देता हूं। द रीजन बिहाइंड सन्स एनर्जी इज न्यूक्लियर फ्यूजन। The reason behind sun's energy is nuclear fusion. The reason behind sun's energy is nuclear fusion reaction. Is nuclear fusion reaction. तो जो हमारा सूरज है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी दे पा रहा है। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलाकर बड़ा न्यूक्लियस बना देना। यहां तक समझ में आया जी? इसका मतलब फिशन हो या फ्यूजन हो, दोनों के लिए चाहिए आपको रेडियो एक्टिव मेटल, और जब तक वो मेटल है तब तक रिएक्शन चलेगी। एक न एक दिन तो मेटल खत्म होंगे। इसलिए हर सन का या हर सन जैसे स्टार की एक एज होती है, एक डेफिनेट एज होती है। तो सन, हमारे सूरज की भी एक डेफिनेट एज है। कितनी है फिलहाल उसके बारे में ज्यादा नहीं दिमाग खराब करते, क्योंकि हर एक स्कॉलर का अपना अपना है आइडिया। यहां पर चंद्रशेखर को ही आप लोगों को ज्यादातर पढ़ना है मेरे साथ। इसके बाद आगे बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, डायमीटर ऑफ सन 13,92,000 किलोमीटर, विच इज अबाउट 110 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। आगे की बात करते हैं, यहां पर ये 20 सेकंड्स वाले पॉइंट को ओमिट कर देना, यहां पर 16.6 सेकंड्स है। यहां पर लिखा होता है कि सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। इस पॉइंट को मैं रिपीट करके लिखवा रहा हूं, लिख लीजिए। सनलाइट टेक्स 8 मिनट्स, सनलाइट टेक्स 8 मिनट्स 16.6 seconds. Sunlight takes 8 minutes 16.6 seconds to reach the surface of Earth. To reach the surface of Earth. चलिए जी, अब आगे की बात करते हैं। इस पूरे की पूरे सोलर सिस्टम में हम लोगों ने प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। अब ये 2 कैटेगरी में प्लैनेट को क्यों बांटा जाता है, इसको यहां पर समझ लीजिए। मान के चलते हैं दिस इज सन, तो सन से पहला वाला प्लैनेट इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और फिर हजारों की क्वांटिटी में इनको कहा जाता है नेचुरल गार्बेज ऑफ सोलर सिस्टम। नेचुरल गार्बेज मतलब सर कुछ नहीं बन पाए जिंदगी में, ना प्लैनेट बन पाए, ना किसी की सैटेलाइट बन पाए, अपने से कनेक्ट कर पा रहे हैं ना। नेचुरल गार्बेज है ये सोलर सिस्टम का, कुछ नहीं बन पाए ये साले, और इनको एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, हजारों की संख्या में ये सारे एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स की तरह ही सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? इसमें लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा मैं ये भी बताऊंगा। इसके बाद
सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, सेकंड बिगेस्ट सैटर्न, थर्ड बिगेस्ट यूरेनस, फोर्थ बिगेस्ट नेपच्यून, ये 4 आते हैं। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सोलर सिस्टम में ऑटोमेटिकली प्लैनेट्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर के ये चारों प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, terrestrial planets. These are also called rocky planets. मतलब सर, and these are also called earth-like planets. 4 नाम से बुला सकते हो आप इन्हें। मतलब समरी ये है कि ये चारों प्लैनेट किसी ठोस स्टोन से बने हुए हैं। कल को अगर आप कोई लैंडर भेजना चाहो तो आपका लैंडर यहां पर लैंड कर सकता है, क्योंकि ये चट्टानों से बने हैं। ये अर्थ लाइक का मतलब जैसे अर्थ पर जमीन है, इन चारों प्लैनेट्स पर जमीन है। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब यहां पर टेरेस्ट्रियल मतलब यहां पर सरफेस है, आप यहां पर घूम सकते हैं। बट ये बाकी के जो बचे हुए 4 प्लैनेट्स हैं ना जी, इनको कहा जाता है गैसियस प्लैनेट्स, पहला, या इनको कहा जाता है जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन का मतलब होता है जुपिटर लाइक। मतलब सर ये कहने के प्लैनेट्स हैं, केवल गैस का गोला है ये, आपका कोई भी लैंडर यहां पे लैंड नहीं कर सकता, गैस का गोला है, दैट्स इट। यहां तक क्लियर हुआ। और इनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स। बाकी के 4 बचे हुए आउटर, जोवियन, गैसियस, अंदर के 4 इनर, टेरेस्ट्रियल, रॉकी, अर्थ लाइक प्लैनेट्स। चले आगे, बता दूं। जी, तो यहां पर जैसे कि लिखा हुआ कि प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ये मैंने आपको बता दिया, दोबारा नहीं बढ़ाऊंगा, आगे चल रहा हूं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ जाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ गैलेक्सीज बियॉन्ड द मिल्की वे वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एडविन हबल। आपको बता दूं, एडविन हबल के नाम पर ही एक टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था जो हमारी धरती के चारों तरफ घूम रहा था। इसको हबल टेलीस्कोप कहते हैं। हबल टेलीस्कोप क्या है? ये धरती की आंख है, हमारी धरती की आंख है। ये बाहर की तरफ देखता रहता है, हमेशा घूमता रहता है, और कोई भी थ्रेट जो होता है इसकी खबर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को देता रहता है। तो एडविन हबल ने ही सबसे पहले दुनिया को बताया था कि मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर और भी गैलेक्सीज हैं। वी आर नॉट जस्ट वन, दीज गैलेक्सीज आर मेनी। आगे की बात करें, ही प्रूव दैट 1924 में इसने ये बात करी थी, ही प्रूव दैट गैलेक्सीज आर फ्लाइंग फ्रॉम ईच अदर। 2 गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और ये कब बढ़ेगा यार? मैं बताता हूं, बढ़िया एक्सपेरिमेंट आपको। बैलून लीजिएगा, इन्फ्लेटेड बैलून, उस बैलून के ऊपर 2 डॉट्स बनाइएगा मार्कर से। अब उस बैलून में हवा भरनी शुरू कीजिए। जब हवा भरोगे, वो दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस हवा भरते भरते बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे बैलून एक्सपेंड होगा। हैंस प्रूव्ड, मतलब यूनिवर्स स्टिल एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स में अभी भी हवा भर रही है, हवा भरेगी तभी तो 2 गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। दिस वॉज प्रूव्ड बाय एडविन हबल कि सर 2 गैलेक्सी के बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब यूनिवर्स इज एन एवर एक्सपेंडिंग फिनोमिना। और ये बिग बैंग थ्योरी में जॉर्ज लेमैत्रे यूज कर लेते हैं। यहां तक समझ में आया जी? आगे चल रहा हूं। देयर आर 3 जनरल काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज केवल 3 शेप की होती है। बेटा ये केवल एजम्पशन है, क्या पता 50 सालों के बाद 10 और शेप की निकल आए। अभी तो फिलहाल 3 शेप की बता रहे हैं ये लोग। पहली शेप इलिप्टिकल, दूसरी जैसे हम हैं स्पाइरल, और तीसरा शेप ही नहीं पता सर, इररेगुलर। मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल शेप गैलेक्सी है। यहां तक क्लियर हुआ? इट टेक्स आवर सोलर सिस्टम अबाउट 230 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। मतलब यार एक एजम्पशन और आ गया।
एजम्पशन क्या है? ये बोल रहा है कि सर हमारा सोलर सिस्टम, सूरज, जो आपने 25 करोड़ साल लिखा है, वो वाला अपना पॉइंट यहां पर है। अगर 25 करोड़ को मिलियंस में कन्वर्ट कर दोगे तो 250 मिलियन आएगा। ये आपका जो स्टेटस, सॉरी स्टेटस नहीं, ये जो 230 मिलियन वाला स्टेटस था, ये एनसीईआरटी में 2008 में लिखा हुआ था, ये भी मुझे चेंज करना था। अभी फिलहाल ये 230 से 250 मिलियन हो गया। 250 मिलियन का मतलब 25 करोड़ साल, जो आप लोग मेरे साथ लिख चुके हो, कॉस्मिक ईयर जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार। हम लोग धरती के ऊपर जब डिस्टेंस मापते हैं तब आप मीटर, लेंथ, मतलब जिसकी एसआई यूनिट मीटर है, कि अपना किलोमीटर, इन सब चीजों में ही आप लोग डिस्टेंस मापते हैं। मगर जब स्पेस में डिस्टेंस मापा जाता है तब वहां पर किलोमीटर्स, मीटर्स नहीं होते हैं, वहां पर लाइट ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला तो है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है कि सर लाइट की स्पीड से अगर आप ट्रेवल करेंगे 1 साल तक, पहली बात तो लाइट की स्पीड क्या है? 3.26 इंटू 10 टू द पावर अपना 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इतने स्पीड से पूरा 1 ईयर तक ट्रेवल करें तो लाइट जो 1 ईयर में डिस्टेंस कवर करेगी, उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? एक तो ये 1 लाइट ईयर हो गया। दूसरा, फिर सेकेंड यूनिट है एयू। एयू को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब सर जो एवरेज डिस्टेंस है ना सन और अर्थ का, कितना है? 149.8। 149.8 कितना? मिलियन किलोमीटर्स। इस डिस्टेंस को हम स्पेस में कहते हैं 1 AU। 1 AU मतलब अगर कोई बोले कि ये चीज हमसे 5 AU दूर है, मतलब जितना दूर धरती से सूरज है उसके 5 गुना दूर हो गया वो। यहां तक क्लियर हो गया? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। इतना समझ में आया? और जहां पर 60,000 जो वो है AU साथ में जुड़ जाए, 60,000 AU, तो वो 1 लाइट ईयर के बराबर हो जाता है। अगर ये सूरज हमसे 60,000 जो वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और दूर चला जाए तो सूरज तक पहुंचने में आपको 1 लाइट ईयर लग जाएगा। 1 लाइट ईयर का मतलब लाइट की स्पीड से अगर आप तकरीबन 1 साल तक ट्रेवल करें तो जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? फिर आती है लास्ट में पारसेक। पारसेक यहां पे लिखा नहीं हुआ, जल्दी से पहले मैं आपको यूनिट से लिखवा दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां पे आप लिख लीजिए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सबसे पहला है लाइट ईयर। लाइट ईयर कितना है? तो लिख लीजिए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स, ये क्या है? 1 लाइट ईयर। तो अगर कोई पूछे आपसे कि वो चीज हमसे 3.2 लाइट ईयर दूर है, तो इस डिस्टेंस में 3.2 मल्टीप्लाई कर देना, करोड़ों में आएगा ये डिस्टेंस। यहां तक समझ में आया जी? उसके बाद लिखिए 60,000 AU इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। 60,000 AU इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। 60,000 AU इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट, 1 AU इज इक्वल टू 1 AU इज इक्वल टू 149.8 मिलियन किलोमीटर्स। 1 AU इज इक्वल टू 149.8 मिलियन किलोमीटर्स। और लास्ट में लिखना है 1 पारसेक। 1 PARSEC, 1 पारसेक। 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। 3.26 लाइट ईयर्स मतलब अगर कोई बोले कि वो चीज हमसे 3.25 लाइट ईयर दूर है, तो मतलब वो चीज आपसे 1 पारसेक दूर है। यहां तक समझ में आया जी? तो अगर पूछा जाए कि 1 पारसेक की डेफिनेशन बताइए, डिस्टेंस बताइए, कुछ नहीं करना है, इस फिगर को 3.26 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप क्या बोलेंगे सर? 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ब्रैकेट के बाहर 3.26 लिख दो सर, तो ये 1 पारसेक की यूनिट हो जाएगी। यहां तक समझ में आया जी? फिलहाल आज क्लास इतनी ही। इसके बाद
सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं ये आप मेरे साथ पढ़ोगे। और प्लैनेट नंबर 1 जो आपका रहेगा वो मरकरी होगा। यहां पर हर एक प्लैनेट की फिगर और हर प्लैनेट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्क्राइब करूंगा मैं, ठीक है। जो यहां पर लिखी है आधी से ज्यादा, कुछ कुछ नहीं भी लिखी होगी वो मैं आपको लिखवाऊंगा। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग अच्छी है या बुरी है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट अच्छा है या बुरा है इसको समझोगे। और वीनस के साथ क्या होता है ये बताऊंगा। फिलहाल प्लैनेट से शुरू करना है मुझे नेक्स्ट क्लास में, तो टॉपिक डाल देना प्लैनेट्स, मरकरी।